तो उसके अंदर फंक्शंस होते हैं हमारे ना, अपना फंक्शन जब हम क्रिएट करते हैं ना किसी भी लैंग्वेज में, और इसी तरह हमारे पास यहाँ जो है ना रस्ट में भी फंक्शंस होते हैं। And discuss how to define methods and associated functions to specify behavior associated with the struct data. Structs and enums, enums जो हैं वो चैप्टर 6 में आएंगे, are the building blocks for creating new types in your program's domain to take full advantage of Rust compile time type checking. तो ये जो है आपके पास हमारे पास स्ट्रक्ट्स और enum ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर, रस्ट के अंदर ना, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। स्ट्रक्ट्स आर सिमिलर टू टपल्स। आपका टपल जो होता है ना वो ये होता है कि मैं आपको बताता हूँ। टपल जो है आपका ये होता है, आपका डाटा एनक्लोज होता है इसमें, इसके अंदर आप जो है अगर किसी मिसाल है आप किसी नेम 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 देना चाहें किसी को, नेम नेम ठीक है, नेम मिसाल है शौकत, ठीक है, तो ये आपका नेम हो गया, ठीक है। आपके जो मिसाल के तौर पे क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, तो उसके साथ उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हो गई उसके इंजीनियर, ठीक है, ये इंजीनियर। इस तरीके से फर्ज किया आपकी मिसाल है जॉब, जॉब, तो ये एक की होगी, उसकी एक वैल्यू होगी, वैल्यू होगी मिसाल है मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग। तो ये आपके टपल्स हो गए। टपल्स आपके इस तरह से राउंड ब्रेसेस में ऐसे होते हैं, यानी एक की होती फिर एक वैल्यू, फिर एक की और एक वैल्यू, एक की और एक वैल्यू, ये टपल होती, ठीक है। और इसमें जो अब इसमें जो है स्ट्रक्ट आर सिमिलर टू टपल्स विच वर डिस्कस्ड इन चैप्टर 3, ठीक है। लाइक टपल्स द पीसीज ऑफ अ स्ट्रक्ट कैन बी डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। लाइक टपल्स the pieces of struct can be different types, unlike with tuple you will name each piece of data so it's clear what the value means। तो हमारे पास जो टपल में जो है हम उसकी डिफाइन नहीं कर रहे होते मतलब डाटा टाइप, लेकिन इसके अंदर हमें उसकी ना डाटा टाइप साथ बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो अनलाइक विद टपल्स यू विल नेम ईच पीस ऑफ डेटा so it's clear what the value mean as a result of these names, ठीक है। struct are more flexible than tuples, you don't have to rely on the order of the data to specify or access the value of an instance। तो मिसाल के तौर पे ये एक struct हम बना रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर जो है यूज़र नेम हमने लिखा, यूज़र नेम है उसको हमने वेरिएबल एक टाइप दी वो है स्ट्रिंग। जैसे यूज़र नेम हम इसका कोई इंस्टांस बनाएंगे बाद में, तो उसका यूज़र नेम जो है ना वो होगा मिसाल है शौकत दे देंगे, ठीक है। ईमेल एड्रेस तो एक वो भी स्ट्रिंग होगी, उसका नाम लेकिन उसका ईमेल आ जाएगा shaukat@gmail.com, जो भी वो भी एक स्ट्रिंग होगी। उसके बाद आपके पास साइन इन काउंट जो है मिसाल के तौर पे कितनी दफ़ा यूज़र ने साइन इन करना है, तो वो आपका क्या होगा, वो होगा एक अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर होता है वो होता है जिसकी कोई साइन नहीं होती। तो मिसाल आप कहीं आपने साइन इन किया है एक दफ़ा, मतलब महीने में कितनी दफ़ा साइन इन किया है, तो वो अनसाइंड इंटीजर हो सकता है ना, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना इंटीजर। आपने एक दफ़ा किया है या 10 दफ़ा किया है या 0 टाइम्स किया है तो नेगेटिव नहीं होगा। तो अगर आई हो यहाँ पे, आई का मतलब नेगेटिव हो सकता है, अगर यू हो तो यू का मतलब है अनसाइंड है। तो साइन इन काउंट जो है वो हमेशा इसका अनसाइंड डिजिट होगा, अनसाइंड इंटीजर होगा। और तो आपने यानी कि स्ट्रक्ट के अंदर जो है वो आपने डाटा जो है ना मुख्तलिफ यानी कि हेट्रोजीनियस डाटा इसमें डाल सकते हैं आप स्ट्रक्ट में, लेकिन टपल के अंदर आपको सेम डाटा डालना पड़ता है एक जैसा, यानी कि वो यूनिफॉर्म डाटा होगा,
अगर उसमें टपल में आई थिंक के अगर स्ट्रिंग होगी तो सार में स्ट्रिंग होगी, अगर वैल्यूज़ अगर इंटीजर में होंगी तो सभी इंटीजर में होंगी, ठीक है। तो लेकिन स्ट्रक्ट आप जब डिफाइन करेंगे तो स्ट्रक्ट के अंदर आप पहले स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे स्ट्रक्ट का नाम जो भी आप स्ट्रक्ट बनाना चाहते हैं, और उसके अंदर फिर आप उसके पैरामीटर डिफाइन करेंगे कि यूज़र नेम क्या है, स्ट्रिंग है, ईमेल क्या है वो भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, साइन इन काउंट क्या है वो U64 है, और एक्टिव क्या है वो बूलियन है। मिसाल के तौर पे आपने वेबसाइट पे लॉगिन किया है, आपकी लॉगिन जब किया है अपने वेबसाइट, आपकी डाटाबेस के अंदर बैकएंड के ऊपर जो डाटाबेस चल रही है उसके अंदर जो है आपका यूज़र नेम लिखा हुआ होगा, ठीक है, आपका ईमेल लिखा हुआ होगा, आपका साइन इन काउंट यानी आपने मिसाल के तौर पे एक महीने में कितनी दफ़ा साइन इन किया है, ठीक है, वो यहाँ पे आ रहा होगा मिसाल के तौर पे 10 या 20 या जो भी आ रहा होगा। देन एक्टिव, एक्टिव का मतलब है आर यू करंटली एक्टिव, मतलब आप क्या इस वक्त साइन इन हैं या नहीं हैं इस वक्त। तो वो आपकी वेबसाइट में जो डाटाबेस वहाँ पर बनी होगी उसमें लिखा होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। एक्टिव अगर हुआ तो ट्रू होगा, अगर आप इनएक्टिव हैं तो वो फॉल्स होगा। तो दैट मीन्स इस स्ट्रक्ट के अंदर आप हेट्रोजीनियस किस्म का डाटा जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। टू डिफाइन अ स्ट्रक्ट वी एंटर द कीवर्ड स्ट्रक्ट एंड नेम द इंटायर स्ट्रक्ट। तो आप क्या कहते हैं, उससे पहले स्ट्रक्ट लिखना है, उसके बाद आपने नाम लिखना है स्ट्रक्ट का, ठीक है। और a struct name should describe the significance of the piece of data being grouped together. Then inside the curly brackets we define the names and the types of the pieces of data which we will call fields. अब आप इसको हर एक को फील्ड कह रहे हैं, ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ये तो डिफरेंट, इसके अंदर 4 फील्ड्स हैं डिफरेंट टोटल, ठीक है। और आपने जब इसको डिफाइन करना है दरमियान में कॉलन आएगा और यहाँ पे इसके एंड पे कॉमा आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हर हर जो फील्ड है वो दूसरी फील्ड से कॉमा के साथ सेपरेट होती है। अच्छा, और उसके बाद ये आ गया फॉर एग्जांपल लिस्टिंग 5.1 आपकी ये दिखा रही है, ये दिखाती है कि ये एक स्ट्रक्ट है दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट यूज़र अकाउंट। तो आपका जो वेबसाइट पे मिसाल है यूज़र अकाउंट है तो उसकी इंफॉर्मेशन ये स्टोर आपका करेगा। मिसाल के तौर पे डेटाबेस के अंदर ये आपका ये वैल्यूज़ राइट करेगी, ये चीज़ें रियल टाइम में। To use struct after to use a struct after we have defined it, we create an instance. अब क्या करना है, आपने ये struct जो डिफाइन किया ना, इसका मतलब है आपने ना एक मॉडल बना दिया है, डाटा का एक मॉडल बना दिया है, ठीक है। मॉडल से क्या मतलब है, मॉडल से ये मतलब है कि आपने जो है ना डाटा का एक ना मिसाल के तौर पे अगर आप समझती हैं जैसे कि एक शीशे का गिलास बनता है, तो शीशे का गिलास कैसे बनता है, शीशे के गिलास की एक डाई होती है, एक मेटालिक डाई होती है जिसके अंदर वो शीशा पिघला के डाल देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो जब ठंडा हो जाता है तो उसको वो खोलते हैं डाई को, उसके अंदर से गिलास बन के निकल आता है, ठीक है। अब जो ग्लास है ना वो है उसका इंस्टांस, और जो डाई है ना वो है आपका स्ट्रक्ट, ठीक है। अब ये जो डाई है ना ये है आपका स्ट्रक्ट, और अगर उसके अंदर हम मटेरियल डालेंगे और ग्लास की शेप बनेगी, फिर हम उस डाई को खोलेंगे तो ग्लास बाहर निकलेगा, तो वो होगा आपका इंस्टांस, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं हम इसके अंदर जब हम इसके अंदर से मटेरियल गुजारेंगे, जो अपना रिक्वायर्ड मटेरियल है, एक इंस्टांस बनाएंगे, तो वो हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा उसका। टू यूज़ अ स्ट्रक्ट आफ्टर वी हैव डिफाइंड इट, we create an instance of a struct by specifying concrete values। अब यूँ समझें कि ये एक आप जैसे कि पिघला हुआ शीशा है वो आप एक डाई में डाल देते हैं, तो उसके बाद वो आप ग्लास की शेप बन जाती है, फिर वो ग्लास बन जाता है पूरा जिसमें हम पानी पीते हैं। तो इसी तरीके से आप जब एक इंस्टांस बनाएंगे ना, ये इंस्टांस, तो ये इंस्टांस जो है ना, व्हाट डज दैट मीन, इंस्टांस का मतलब है कि आपने उसमें कंक्रीट वैल्यू डालेंगे इस स्ट्रक्ट के अंदर, तो उससे आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो वी क्रिएट एन इंस्टांस बाय स्टेटिंग द नेम ऑफ द स्ट्रक्ट। हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रक्ट का नाम लिखते हैं पहले, ठीक है, और एंड देन ऐड करली ब्रैकेट्स कंटेनिंग की वैल्यू pairs where the key are the names of the field and the value are the data we want to store in those fields।
वी डोंट हैव टू स्पेसिफाई द फील्ड इन द सेम ऑर्डर इन विच वी डिक्लेयर्ड दैम इन द स्ट्रक्ट। अब यहाँ पे आपने यहाँ लिखा है ना, पहले नाम लिखा है, फिर ईमेल लिखी है, फिर साइन इन लिखा है, फिर एक्टिव लिखा है। अब उसमें आपके पास जो था ना, जो टपल थे, टपल टपल के अंदर आपको ना रखना पड़ता है, लिहाज रखना पड़ता है किसका, तरतीब का, कि पहले यूज़र नेम आएगा, फिर ईमेल आएगी, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। लेकिन तब इस स्ट्रक्ट के अंदर जो है आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे साइन इन, इसने ये कॉन्क्रीट वैल्यू बनाई, जब इसकी ईमेल लिखी, यूज़र का नाम देखें ऊपर था, नीचे लिख दिया, ईमेल पहले आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे मिसाल है, ये मेरा नाम, यहाँ पे मेरा नाम आ जाता है शौकत, ठीक है, ऊपर ईमेल आ जाती है मेरी, एक्टिव पहले आ जाता है, साइन इन बाद में आ जाता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रक्ट इसको जो है हमें इस चीज़ की ऑप्शन देता है कि हम इसको तरतीब चेंज कर सकते हैं, इसकी ऑर्डर का ख्याल ना भी करें तो चल जाएगा। We don't have to specify the fields in the same order in which we declared them in the struct. In other words, the struct definition is like a general template for the type, and instances fill in that template what particular data to create values of the type. अब जैसे मैंने आपको ग्लास की एग्जांपल दी ना, ये बिल्कुल उसी तरह आप इसको पढ़ लें एक दफ़ा तो आपको बिल्कुल वही लगेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द स्ट्रक्ट डेफिनेशन इज़ लाइक अ जनरल टेम्पलेट ऑफ द टाइप, ठीक है। आपने एक जनरल टेम्पलेट बना दिया, जैसे एक डाई बना दी आपने, लोहे की डाई, ठीक है। उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ फिल करेंगे, एंड इंस्टांसेस fill in that template with particular data to create values of that type। उस टाइप की वैल्यूज़ फिर हमारे पास क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक यूज़र वन लेट, उसको हमने इसका ये जो पूरा हमने इंस्टांस बनाया था इसका, यूज़र ईमेल, यूज़र का इंस्टांस, ये यूज़र का स्ट्रक्ट है ना, ये वाला स्ट्रक्ट, ठीक है। ये यूज़र का स्ट्रक्ट बनाया हमने, ये मॉडल हमारा है, ये डाई है हमारी, ठीक है। अब जो हम डाटा इसमें डालेंगे डाई में, इस डाई में हमने डाटा डालना है, वो ये डाल दिया डाटा, ठीक है। तो जब डाटा डाला तो हमारे उसको हमने स्टोर करा दिया एक वेरिएबल में, लेट यूज़र वन इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हमारे पास ये एक मेरे नाम का एक डाटा बन गया, ठीक है, जो कि बिल्कुल उसके मुताबिक बना है, ठीक है। तो ये है। अब इसमें जो है ईमेल, आपके ये ईमेल, ठीक है, स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को हम ऐसे लिखते हैं, ईमेल स्ट्रिंग और कॉलन कॉलन फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नाम आ जाएगा, मेरा नाम आया, किसी का नाम आ गया, यूज़र सॉरी ईमेल आ गई, यहाँ पे ईमेल आएगी, मतलब someone@example.com या shaukat@gmail.com, जो भी, यूज़र नेम आ गया, तो यहाँ पे वही कॉलन, कॉलन तो ये लगेगा ही लगेगा ऐसे, ये पहला कॉलन तो लगना है क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन इस तरह ही है, ठीक है। तो यूज़र नेम कॉलन, और अब हमने स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है, ये वाला स्ट्रिंग टाइप है, तो हमारा जो स्ट्रिंग टाइप डेटा है हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग कॉलन कॉलन, ठीक है, फ्रॉम वट एवर द नेम इज़, तो फिर ये कॉमा आ गया, और एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि वो बूलियन है, ठीक है, बूलियन जो है ट्रू फॉल्स होता है, तो एक्टिव इज ट्रू, और साइन इन काउंट इज़ वन। तो मसलन किसी यूज़र ने पहली दफ़ा साइन इन किया किसी वेबसाइट पे, तो उसका काउंट वन हो जाएगा। तो ये आपका एक इंस्टांस बन गया, कॉन्क्रीट वैल्यूज़ बन गई एक यूज़र की, किसके मुताबिक, इस डाटा मॉडल के मुताबिक, ठीक है। समझ आ रही है ना, तो मसला तो नहीं आ रहा इसमें। अच्छा जी, आगे आगे, टू गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम द स्ट्रक्ट, अब हम इसमें से स्पेसिफिक वैल्यूज कैसे निकालेंगे, वी कैन यूज़ द डॉट नोटेशन। अब हम इसमें से अगर मैं अपना नाम निकालना चाहता हूँ, मैं सिर्फ मैं ये नहीं चाहता कि मुझे पूरा ये दे, मैं सिर्फ कहता हूँ कि मुझे सिर्फ मेरा नाम दे दे, या सिर्फ ईमेल दे दे, या सिर्फ कुछ दे दे, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप करेंगे डॉट नोटेशन, ठीक है। तो अब ये यूज़र वन है ना, तो मैं इसको कहूँगा यूज़र वन डॉट ईमेल,
ठीक है, यूज़र वन डॉट यूज़र नेम, यूज़र वन डॉट एक्टिव, तो वो मुझे वही चीज़ें निकाल कर दे देगा। ठीक है, तो वो उसकी हम अभी एग्जांपल देखते हैं। वेर एवर वी वांटेड टू यूज़ दिस वैल्यू, अब हम सिर्फ ये लिखेंगे कि यूज़र वन डॉट ई मेल, वेयर वी वांट टू यूज़ द ईमेल। If this instance is mutable, we can change a value by using the dot notation and assigning it to a particular field. Listing 5.3 shows how to change the value in the email field of a mutable user instance. अब जो है ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं, ये स्ट्रक्ट बन गया, ये उसका इंस्टेंस, ये पूरी एग्जांपल है। तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या कहते हैं उसको, आपके पास इंस्टॉल्ड है ये आपके लैपटॉप में, या जब मैं अपना नया प्रोग्राम बनाने लगता हूँ तो मुझे लिखना होता है कार्गो न्यू और साथ में अपने प्रोग्राम का नाम जो भी है, चैप 5 करते हैं इसको। तो ये हमारा एक नया यहाँ पे बना देगा, एक प्रोग्राम बना देगा नया, जो कि ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे तो इसके अंदर मैं यहाँ पे इसके अंदर जाना पड़ेगा मुझे। अब ये बन गया, तो इसके अंदर अब मैं इसमें CD चैप 5 करूँगा, ये इसमें आ गया। अब यहाँ पे जो है मैं इसको खोल के देखता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे ये फाइल्स बनी है कुछ, main.rs, git ignore, cargo toml, ये आपके पास जो है ये कुछ फाइल्स बनी है। इसमें main.rs जो है ना, यहाँ पे आपका प्रोग्राम होता है। तो जब आप यहाँ इसको, मैंने जो कॉपी किया है वहाँ से कोड, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया, नेवर यूज। ठीक है, तो ये हमने पेस्ट कर दिया। अब ये हमारे पास स्ट्रक्ट है, ठीक है, और इसके लिए उसके बाद हमने एक मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन के अंदर हमने सारा बाकी काम करना होता है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्ट जो यूज़र स्ट्रक्ट है उसका एक इंस्टेंस बनाया है इधर, ठीक है, और उसमें मैंने ईमेल, यूज़र नेम, एक्टिव, ये। अच्छा, अब वो जो कहने की बात है, अब देखिए आप यहाँ पे वो इसको क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, ये यूज़र वन जो है। अच्छा, अगर हम इसको म्यूटेबल ना करें, यहाँ पे म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, ठीक है, तो अभी मैं इसको म्यूटेबल कर देता हूँ। तो म्यूटेबल जब हम इसको करेंगे ना, अब हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इसको प्रिंट, ऐसे प्रिंट लाइन करते हैं और यहाँ पे करते हैं यूज़र वन डॉट ईमेल, ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंट। और इससे पहले भी करा लेता हूँ, चेंज कराने से पहले, ठीक है, यहाँ पे। तो अब देखिएगा कि ये यहाँ पे क्या प्रिंट करता है और यहाँ पे क्या प्रिंट करता है, ठीक है। यहाँ कहता है कि बिफोर चेंजिंग एंड आफ्टर चेंजिंग। अब ये है, इस वक्त हमने इसको रखा है MUT, म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब है कि ये जो वेरिएबल है ना, ये एक चेंजेबल है,
ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है इसके अंदर जो भी चीज़ें स्टोर हुई हैं, ईमेल है, यूज़र नेम है, इसमें से किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हम अगर इसको रन करें, रन करने के लिए हमारे पास होता है कार्गो रन। पहले इसको सेव करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कार्गो रन। तो ये बिल्ड कर रहा है, बिल्ड हो गया, ये देखें। अब इसमें बिफोर चेंजिंग क्या था कि someone@example.com, और जब चेंज हो गया तो फिर क्या हुआ, another@example.com। अब हुआ क्या है, यहाँ पे उसने एक्सेस किया इसको user1.email के नोटेशन से, यानी कि user1 इसके अंदर क्या है, ये टर्मिनल आप मोबाइल से ऑनलाइन है, टर्मिनल कैसे ओपन किया है, ये आपने VS कोड नहीं इंस्टॉल किया हुआ। VS कोड तो प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें तो ये तकरीबन सारी लैंग्वेजेस अब इसमें आप चलती हैं, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, जावा है, कोई भी लैंग्वेज हो तो वो सारी की सारी चलती हैं। ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना, वो डाउनलोड करें और माइक्रोसॉफ्ट से गूगल करके। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं वालदा साहबा का फ़ोन आ रहा है। जी जी, तो ये हुआ था कि हमने यूज़र वन, ये आपका वेरिएबल है यूज़र1, और इसके अंदर जो ये आपका क्या है, ये एक स्ट्रक्ट का इंस्टेंस है, स्ट्रक्ट की कॉन्क्रीट वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, user1.email करके हम कोई भी अपना एट्रीब्यूट जो उसका जो है वो उसको प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट उसको उठा सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने user1.email किया और उसको हमने चेंज कर दिया, इससे स्ट्रिंग फ्रॉम अनदर ईमेल .@example.com। तो अब फिल वक्त क्या हो गया, इसकी वैल्यू इसमें चेंज हो चुकी है इस वक्त, ठीक है, वो ये हो चुकी है, ठीक है। तो जब हमने उसको प्रिंट कराया, आपको नज़र आया कि देखें वाकई चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो अब जो है आ, आपने देखा कि ये चेंज हो गई। अब ये चेंज कैसे मुमकिन, कैसे हुई चेंज, तो अब ये असल में हमने इसको म्यूटेबल किया। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल। अगर आप इसको म्यूटेबल हटा दें तो देखेंगे कि ये अब आपको यहाँ एरर दे रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि कैन नॉट assign to user1.email as user1 is not declare as mutable, यानी कि ये चेंजेबल डिक्लेयर नहीं हुआ ये user1 ना, तो इसलिए इसको आप, इसके एट्रीब्यूट्स को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आपका इस तरह से आ गया। अच्छा, वो आप पूछ रही थी, वो आप जाएं सिंपली उसके ऊपर, यहाँ पे गूगल पे जाके यहाँ पे लिखें विजुअल स्टूडियो कोड, तो आपके पास ये आ जाएगा डाउनलोड। यहाँ से डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल करें। फिर उसके बाद आपने अगर रस्ट इंस्टॉल करनी है तो यहाँ पे पहला चैप्टर जो है ना इंस्टॉलेशन का है, ठीक है। उसके मुताबिक आप उसको इंस्टॉल कर दीजिए। उसके अंदर अपना उसका टर्मिनल खोलेंगी ना विजुअल स्टूडियो कोड का, तो जैसे उसका मिसाल है नया टर्मिनल, ये खुल गया नया टर्मिनल। तो यहाँ पे आप जाके जो जो कमांड लिखी होगी, यहाँ नया टर्मिनल यहाँ से खोला, और यहाँ पे आप जो जो उसकी कमांड होगी ना उसमें, ये इधर इंस्टॉलेशन में, तो यहाँ पे ये मैक ओएस के लिए है, लिनक्स के लिए, ये विंडोज़ के लिए, ठीक है। Go to this and follow the instructions for installing Rust. At some point the installation you will receive a message explaining that you will be needing C++ build tool for the easiest way to acquire the build tools is to install ये build tools for Visual Studio। तो ये आप जो है ना, आपके वहाँ पे जो वो लिखी होगी सारी इंस्ट्रक्शंस इसके, इंस्टॉल रस्ट, तो ये डाउनलोड ये करें आप यहाँ से, ये download.exe, ये ठीक है। तो ये 32 बिट है, ये 64 बिट आप
कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। तो ये सारा आप मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है वो है। उसके बाद जब ये इंस्टॉल हो गई तो फिर आपको सिर्फ यहाँ पे आना है और अपना प्रोग्राम चलाने हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन के बाद बस उसके अंदर आपने ये खोलना है और उसको चलाना है बस। तो कर लीजिएगा, अगर मसला हो तो बता दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा उस टाइम। तो ये चीज़ हो गई। तो अब मतलब क्या हुआ कि अगर ये म्यूटेबल नहीं है तो ये हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम इसको चेंज करने की कमांड यहाँ नहीं दे सकते। तो अगर हमें इसको चेंज करना है तो हम इसको म्यूटेबल यानी कि चेंजेबल करना पड़ेगा। तो अब जो है आपके पास ये एरर ख़त्म हो गया, और अब आप इसको जो मर्ज़ी चेंज कर दें, आप इसको कोई और चेंज कर दें, ठीक है। ये तो अगर आप इसको सेव करके रन करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास अब चेंज हो गया ये, ठीक है, ये चीज़। तो ये हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अच्छा, टू गेट द स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम द स्ट्रक्ट, ये हो गया ना, ये तुमने कर लिया। अच्छा, नोट दैट द इंटायर इंस्टेंस मस्ट बी म्यूटेबल, ठीक है। मतलब ये है कि आपने जब म्यूटेबल करना है तो इस पूरे वेरिएबल को, इस वेरिएबल को म्यूटेबल करेंगे, जो क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर जो है ना ये पूरा का पूरा इसका कॉन्क्रीट इंस्टेंस स्टोर हुआ है, जिसके अंदर ईमेल भी है, यूज़र भी है, एक्टिव फंक्शन, एक्टिव स्टेटस भी है, और साइन इन स्टेटस भी है, साइन इन काउंट भी है। तो इसी तरीके से, अच्छा दूसरी बात फिर आपको एक और बता दूं, इसमें आप फिर यानी कि मल्टीपल चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे साइन इन काउंट और साइन इन काउंट को अब आप इसको यहाँ लिख दें, ठीक है, और इसको आपने फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, मिसाल के तौर पे 100 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइन इन काउंट, साइन इन काउंट, ठीक है, इसको सेव किया तो पहले क्या था, 1 था और बाद में 100 हो गया, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू एक्सेस करके इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और तो मतलब ये है कि म्यूटेबल जो करना है, म्यूटेबल अगर हम इस वेरिएबल को करेंगे तो दैट मीन्स उसके अंदर जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे म्यूटेबल हो जाएंगे, वो सारे के सारे चेंजेबल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक्टिव को मैं क्या कर दूँ, मैं 10 कर दूँ, तो वो एरर देगा क्योंकि वो उसकी टाइप डिफरेंट है, टाइप हमने डिफाइन की हुई है। तो अगर मैं ये कहूँ म्यूटेबल को, एक्टिव को यहाँ मैं ये कर दूँ, चेंज कर दूँ, तो ये पहले ही एरर दे रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड बूल, कहता है बूलियन, बूलियन है ये तो, एक्टिव जो है ये बूलियन है, तो आपने इसको क्या कर दिया, इंटीजर कर दिया, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, note that the entire instance must be mutable. Rust does not allow us to mark only certain fields as mutable. ये नहीं हो सकते आप इसके अंदर आके इसको म्यूटेबल कर दें, बाकियों को इम्यूटेबल कर दें, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये सारे का सारा आपका जो पूरा का पूरा इंस्टांस है या म्यूटेबल होगा या इम्यूटेबल होगा, ठीक है। तो इसमें आ गया ये। और as with any expression we can construct a new instance of the struct as the last expression in the function body to implicitly return the new instances. As with any expression, we can construct a new instance of the struct as the last expression in the function body to explicitly return the that new instance. तो आप फंक्शन बॉडी के अंदर जो है, अब अगर फंक्शन आप डिफाइन करें, फंक्शन को मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन को जो है आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या करेंगे, फंक्शन का, हेलो,